जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम लोग 13 जून का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। कई तथ्यों को बहुत ज़रूरी है ध्यान से देखना और समझना। कारण ये है कि ऐसे तथ्य आज मिले हैं जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप कहेंगे सर रोज़ ऐसे बिंदु आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो हमें निश्चित तौर पर पता होता है कि ये तो परीक्षा के प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। आप चाहे उसका कुछ कर लीजिए, लेकिन ये कंफर्म रहता है ये प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे परीक्षा में। क्यों? क्योंकि उनका संबंध प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक संस्था से, समूह से होता है। हम देखेंगे कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हमारे लिए हो सकते हैं। आज हमारा सेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि आज इसमें बहुत सारी चीज़ें आज हम नई ऐड करने वाले हैं। नए तरीके से बहुत सारा कुछ हम आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये सही है, सीखना चाहिए हमें। बहुत सारी जगह से देखकर, सुनकर बहुत सारी चीज़ें हम दूसरों से देखकर सीखते हैं। कुछ चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने आपको इतिहास इसीलिए पढ़ाया था कि जो चीज़ें हमें अच्छी मिलें वो हर किसी तक पहुँचाने की जिम्मेदारी होती है। तो उस बहुत सारे बिंदु हमने बहुत जगह से लिए हैं, तो हम उन कलेक्शन, शिक्षा का काम होता है कलेक्ट करके। आप कहते हैं ना हम क्यों क्लास ज्वाइन करें, हम क्यों कोचिंग संस्थान में पढ़ें, हम क्यों आएँ आपके यहाँ। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, एक शिक्षक का काम सिर्फ इतना होता है कि वो जो आपके मार्ग में बाधाएं हैं, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, इतना था भरा हुआ है। तो एक शिक्षक का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपके रास्ता आसान कर देता। जाना तो आप ही को होगा। वो मूर्ख क्योंकि वो रास्ते से गुजर चुका होता, देख चुका होता, इसलिए वो उन तथ्यों को, उन घटनाओं को आपके सामने लेकर आता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती। कूड़ा आपके दिमाग में भरने नहीं देता। यही काम एक शिक्षक होना चाहिए और वही मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कृपया करके ध्यान दें, इन तथ्यों को तैयार करें और उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए चलिए आज शुरू करते हैं अपना सेशन। 13 जून को करंट अफेयर्स में जो महत्वपूर्ण चीज़ें रहीं मैं एक एक करके आपको बारी बारी से समझाता चलूँगा और उम्मीद है आप अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। चर्चा में S&P रेटिंग एजेंसी ने भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? तो मैं आपको पढ़ाया था कितने परसेंट, 5% तक गिरने का अनुमान लगाया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% राजस्व प्रोत्साहन जरूरी विकास करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि GDP 1.2% रहता है तो ये ग्रोथ के लिए नथिंग होता है, लेकिन फिर भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा S&P ग्लोबल रेटिंग से वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर उलटकर 8.5 रहने की संभावना जताई। ये ज़रूरी था आपके लिए। वो 1.2 पे नज़र मत करिए, हमें 8.5 पे ध्यान रखना है। हमें 5 ट्रिलियन की इकॉनमी लेकर आना है, तो उसके लिए तो करना पड़ेगा। साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर 6.5 रहने का भी अनुमान है। ये पॉइंट टू पॉइंट रिफ्लेक्शन के आधार पर आकलन किया गया है ना। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मस्त टॉपिक का बिंदु, ये फिगर देख लीजिएगा। यस, उत्तराखंड ने अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया है? तो उत्तराखंड ने अपने सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया है? हल्द्वानी में। कहाँ पर? हल्द्वानी में। ठीक, अब ये देखिए मैं आपके लिए बिल्कुल नया लेकर आया हूँ। आप आसानी से इन चीज़ों को क्या करेंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो ये है मैप में आप उत्तराखंड, ज़रा देख लीजिएगा इसको। ये है मैप में उत्तराखंड जिसे आपको देखना है। ठीक, ये मैप में आपको मिल गया, ये उत्तराखंड है। और इसी के बाद हमने आपको पढ़ाया था लिपू लेक के बारे में, ढेर सारी घटनाएं आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। और उत्तराखंड के बारे में CP यानी कि कैपिटल है देहरादून, CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। यह हर उसमें आपको मिला करेगा जहाँ महत्वपूर्ण होगा। ठीक, होप नामक पोर्टल शुरू किया था किसने? उत्तराखंड ने। और टूलिप के बारे में जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी राज्य में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है। इस जैव विविधता पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों, विशेष रूप से औषधि पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए खोला गया है ना। चलिए अब आते हैं अगले बिंदु पर। मैं हर जगह जहाँ जरूरी होगा हर चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँगा। ये देख लीजिए भाई, यस, डबल स्टैक कंटेनर को शुरू करने का श्रेय रेलवे के किस बोर्ड को जाता है? डबल स्टैक कंटेनर को शुरू करने का श्रेय रेलवे के पश्चिमी रेलवे को जाता है, वेस्टर्न रेलवे को। भारतीय रेलवे ने पहले हाई राइज OHE मतलब होता है ओवरहेड इक्विपमेंट 1
डबल डेकर स्टैक कंटेनर ट्रेन का किया हुआ, एक लाइन में समझ लें, माल ढोने के लिए डबल कंटेनर के को ईजाद किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल एक ही ट्रेन से पहुंचाया जा सके, तो जो रस है ट्रेनों का कम किया जा सके और आसानी से वस्तुएं एक स्थान से स्थान तक पहुंचाया जा सके। और ये करने का श्रेय गया है पश्चिमी रेलवे को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? और आप ये भी जानते होंगे दुनिया में पहली अपनी तरह की है जिसमें माल गाड़ी डबल स्टैक में होंगी। चलिए इस पर बात करेंगे भी बहुत सारी, क्योंकि ये धीरे धीरे आपके सामने ओपन होके और भी चीज़ें इस पर आएंगी। चलिए इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए कि रेलवे में इस समय कितने बोर्ड हैं। दूसरा, अभी पश्चिम रेलवे की बात है तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है ना। अगला देखते हैं। चलिए देखिए, तथ्य बिन 19 का संबंध किससे है? नोट करेंगे, तथ्य बिन 19 का संबंध किससे है? तो केरल सरकार द्वारा उपयोग किए गए मास्क को डिकम्पोज करने का संयंत्र है। क्या है ये? बिन 19 क्वेश्चन में आपके लिखा होगा केवल क्या? बिन 19 संबंधित है, और आपको जवाब देना होगा। तो केरल द्वारा जो मास्क उपयोग किए जाते हैं उनको डिसैनिटाइज करने के लिए या डिकम्पोज करने का ये संयंत्र है, तो इसे बिन 19 नाम दिया गया ना। अब जरा मैप में देखिए, ये है केरला। देखिए मैप में क्या है? केरला है। केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और वहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मैं एक एक चीज़ आपको स्पष्ट करता हुआ चलूँगा, जहाँ जो चीज़ आपके लिए मतलब की होगी हम नया ऐड करते जाएंगे। एक नया मैप पोर्शन हमने ऐड किया है आपके लिए ताकि आप जानते रहें। कई लोगों को तो पता ये है, उनसे केरल ढूंढाओ तो जम्मू कश्मीर में खोजने लगते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर देते चलते हैं। आपको पता तो रहे कम से कम भाई राज्य है कहाँ और किसकी किसकी सीमाओं को छूता है, ये वो देखते रखिए। देखिए भैया, ये कर्नाटक की सीमा को छू रहा है, ये देखिए ये कर्नाटक राज्य है, और ये है तमिलनाडु। तो किसकी किसकी सीमाओं को छू रहा है? कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमाओं को, है ना। चलिए अगला है, ज़रा गौर से देख लीजिएगा फिगर को, कुछ डिक्रीज हो रहा है। देखिए, ओसीईडी ने वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की वृद्धि कितने प्रतिशत तक गिरने का, कोई भी बढ़ने की बात नहीं कर रहा, सब गिरने की बात कर, कोई दिक्कत नहीं। जो गिर के उठते हैं उन्हें सिकंदर कहा जाता है ना। हम गिर के संभलेंगे, हम इंडियंस हैं, हम तो इतने निखस हैं कि हम अगर अकेले भी जा रहे हैं गिर जाएं तो सबसे पहले ये देखते हैं किसी ने देखा तो नहीं, और जब देख लेते हैं कोई नहीं गिरा तब रोते हैं कि यार हम कमर टूट गई। अगर कोई होता तो मुस्कुरा के कहते पैर फिसल गया था। चलिए, कोविड-19 हमारे लिए पैर फिसल गया, लेकिन हम उठ के तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ओसीईडी ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 3.7 तक सिकुड़ने का या गिरने का अनुमान लगाया है। ओसीईडी है क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपना इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है। अंतर सरकारी आर्थिक संगठन ने, ये देखिए इंटर गवर्नमेंटल है, अपने आर्थिक आउटलुक में वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 3.7% इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन का अनुमान लगाया है। इसके अलावा ओईसीडी ने के आउटलुक में यह भी बताया गया कि यदि भारत में दूसरा कोविड-19 का प्रकोप आता है तो इसकी विकास दर गिरकर -7.3 होने की संभावना। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कोविड-19 का दोबारा हो सकता है कि इसका दोबारा जो हो सकता है कि दोबारा हमारे ऊपर अटैक करें, तो अक्टूबर नवंबर में दोबारा फेज हो सकता है कि दूसरी वेव आने लगे। आप इस चीज़ से इग्नोर नहीं कर सकते, हो सकता है कि कुछ भी ना हो, लेकिन अब याद करें भारत में जो फ्लू था, इन्फ्लुएंजा था, H1N1 था, इन्होंने दोबारा अटैक किया था और भी ठंडी के समय अटैक किया था। इसीलिए भारत सरकार प्रयास कर रही है कि जुलाई अगस्त तक हम इस कोविड-19 पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, कंट्रोल कर लें, ताकि ठंडी आने से पहले इस पर रोका। क्योंकि हो सकता है दूसरी वेव, अगर दूसरी वेव आती है तो ग्रोथ रेट बहुत नीचे जाएगी और वो देश के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि दूसरी वेव से बचवाने के लिए हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, हम मान लेते हैं अब सब सही हो गया, और वही नुकसान हो जाता है। चलिए इस फिगर को ज़रा गौर से देख लीजिए। यस, देखते हैं किस रेटिंग एजेंसी ने अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 9.5% होने का अनुमान लगाया है। तो ये लगाया फिच ने, किसने? फिच ने, है ना। फिच गलत लिख गया है। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, कहाँ? यूएसए में। सीईओ कौन है? पॉल टेलर। और रेवेन्यू है 170 करोड़ का।
और फाउंडर इसके थे जॉन नोल्स फिच। कौन थे? जॉन नोल्स फिच, ये इसके फाउंडर पर्सन थे, उन्होंने स्थापित किया था। इस मशीन को गौर से देख लीजिए, कुछ कैमरा जैसी लग रही, बहुत बड़ा कैमरा सा है। कैमरा नहीं भाई। गहरे पानी के रास्ते होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए किस राज्य में नई प्रणाली लगाई गई है? फिर से नोट करें, गहरे पानी के रास्ते होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए किस राज्य में नई प्रणाली लगाई गई है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। अब इसमें क्या लगा है जरा देखते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान ने गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले, ध्यान से देखिएगा, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया। इस कॉम्प्लेक्स को शामिल करने की गई नई पनडुब्बी बचाव प्रणाली को समायोजित करने और राज्य में बचाव के लिए तैयार रहने DSRV परिसंपत्तियों को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय नौसेना इस तरह की 2 ऐसी प्रणालियों को शामिल किया है जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर पनडुब्बियों को सुरक्षा कवर प्रदान करते हैं। तो चलिए मैप में देखते हैं भाई। बात है आंध्र प्रदेश की, तो मैप में देख लीजिएगा, ये भैया मैप में आंध्र प्रदेश है ना, और ये जो छोटा सा राग है यही क्या है, इसी को काट कर तेलंगाना। यहाँ पर एक चीज़ जो लोग नए हैं वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा, तेलंगाना कहीं समुद्र की सतह को छूता नहीं, लैंडलॉक्ड है। इसे गलती से आप इन्हें कहेंगे इनमें से पूछे कौन लैंडलॉक्ड नहीं है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश और रहे, तो ध्यान रखिएगा लैंडलॉक्ड पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है कौन? तेलंगाना, क्योंकि वो समुद्र की सीमा को छूता नहीं है। ये तैयार कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं किसकी? आंध्र प्रदेश की। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। CM कौन है? जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। राज्य नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का राजभाषा क्या है? तेलुगु। राज का प्रतीक क्या है? पूर्ण कुंभ। और राज पशु है चिंकारा। नोट कर लीजिए, मैंने आपसे कहा था ना, करंट का बिल्कुल नया रूप हम आपको देने का प्रयास करेंगे। आप रोज़ का रोज़ बहुत अच्छे से तैयार होते जाएंगे। विश्वास रखिए परीक्षा के दौरान आपको सब चीज़ें याद आएंगी। सर ने ऐसे फिगर का था भैया, ये आंध्र प्रदेश है, बगल में तेलंगाना है। राज्य नृत्य कुचिपुड़ी, यानी आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। राजभाषा क्या है? तेलुगु। राज का प्रतीक क्या है? पूर्ण कुंभ। राज पशु क्या है? चिंगारा। वहाँ की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। CM कौन है? जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, है ना। अगला देखिए, ये फिगर को गौर से देखिएगा, बहुत मतलब का है आपके हमारे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को हित में कौन सी योजना लागू की है? तो हिमाचल प्रदेश में पंचवटी नामक योजना शुरू की गई है। ये क्या है, मैं पूरी बात आपको दिखाता हूँ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक विकासखंड में सभी आवश्यक वस्तुओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित करेगा। अब ये वस्तुएं कौन सी होंगी? उनके वरिष्ठ नागरिकों के टहलने के लिए, उनको व्यायाम करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास। बहुत अच्छी बात है। राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष में ऐसे राज्य में 100 पार्क खोलने की वो की है, अनुशंसा की। अब जरा मैप में चलेंगे, देखेंगे हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है। ये देखिए, ये आ गया अपना भैया हिमाचल प्रदेश। सीमाएं देखिएगा, यस सीमाएं देखिए। इधर ये इधर ये पंजाब है, ऊपर जान ही गया कौन होगा, है ना। नीचे ये उत्तराखंड है और ये दिल्ली है। हो गया, ये 4 तरह ऐसे घिरा हुआ है ना। अब बात करेंगे किसकी, कि हिमाचल प्रदेश ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ नॉट कह सकते हैं, गांठ लगती है, तो नॉट भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। कैपिटल क्या है? शिमला। CM है जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, है ना। अरे भूल के तो दिखाइए, मैं सारी चीज़ें आपको यहीं रटा दूंगा, बस आपको दिमाग लगाना। इसीलिए आराम आराम चलते हैं, ऐसा आया ऐसा आया ऐसा नहीं आया, नहीं आराम से आया। चलिए इनको देख लिया, चलिए आते हैं। मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित होने वाली भारतीय महिला कौन है? मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित होने वाली भारतीय महिला हैं शोभा शेखर। भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। पेपर में आएगा,
मॉन्ट्रियल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की कलाकार और लेक्चरर, यानी ये मेलबर्न यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, को क्वीन के जन्मदिन की साल 2020 की सम्मान सूची में शामिल किया गया है। यानी उन्हें, जो क्वीन है वहाँ की, मॉन्ट्रियल कनाडा की, उनके जन्मदिन के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। वहीं पर उन्हें समुदाय और देश के लिए उनकी सेवा के लिए मेडल ऑर्डर ऑफ द के लिए चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। मैं सारी चीज़ें आपको यहीं देता चलूँगा, आपको कहीं कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए इनको गौर से देख लीजिएगा। हाँ, किस राज्य सरकार ने अपने स्थानीय कार्य नियोजकों जैसे टेलर, नाई, वाशरमैन आदि के उत्थान के लिए कौन सी योजना लागू की? ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य सरकार ने अपने स्थानीय कार्य नियोजकों, यानी जो छोटे छोटे लोग कार्य करते हैं उनके लिए, जैसे टेलर, नाई, वाशरमैन माने धोबी आदि के उत्थान के लिए कौन सी योजना बनाई है? तो जगन्नान चेदोड़ू नाम की योजना बनाई है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी ने कोविड-19 महामारी के कारण आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर, नाई, वाशरमैन आदि को वित्तीय सहायता करने के लिए यह योजना प्रारंभ की है, जिसे उनको डायरेक्ट सीबीटी यानी डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनको कुछ धनराशि मुहैया कराई जाएगी। अब यहाँ पर मैंने आंध्र प्रदेश का कुछ भी नहीं दिया, क्यों? अभी ठीक ऊपर वाले में मैंने आंध्र प्रदेश के बारे में सारी जानकारियाँ आपको दी हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है आप उनको तैयार करें, है ना। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे और हम ले चलेंगे आपको नए तथ्यों की ओर आज, जो हम महत्वपूर्ण आपके लिए लेकर आए। चलिए आज के लिए नई क्या बिंदु लेकर आए हम आपके लिए, एक एक करके ज़रा देखिएगा। भारत की महत्वपूर्ण झीलें लेकर आए, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है आज का टॉपिक हमारा थोड़ा बड़ा हो जाए। भारत की सबसे बड़ी झीलों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है। अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ कई झीलें सूक्ष्म जीवों और अन्य जीवों को आवास प्रदान करती हैं। कैसे क्या है मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ। उम्मीद है आप इसे एक बार नोट कर लेंगे तो जीवन में कभी आपको झीलें भारत की रटनी नहीं पड़ेंगी, है ना। चलिए, कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश से। भारत की सबसे बड़ी झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। इसे 2002 में रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। रामसर माने, ध्यान रखिएगा, आर्द्रभूमि कहते हैं। आर्द्रभूमि ऐसे होते हैं जिसे दलदली क्षेत्र कहते हैं, तो रामसर के रूप में इसे घोषित किया गया। किसको? कोलेरू झील को। अगला सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन, यानी देश के अंदर की झील है, जिसे सबसे नमकीन झील है। कौन सी? सांभर झील। महाभारत में राक्षस राजा बृहस्पति के राज्य के हिस्से के रूप में सांभर झील का उल्लेख मिलता है। अगला पुष्कर झील, राजस्थान। राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में स्थित है। पुष्कर झील हिंदुओं को एक पवित्र झील है। नवंबर में कार्तिकी पूर्णिमा के त्यौहार के समय हजारों श्रद्धालु झील के पानी में स्नान करने आते हैं। यहीं पर आपको याद होगा ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। लोनार झील, महाराष्ट्र। लोनार झील का निर्माण 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। हाल ही में लोनार झील का रंग रातों रात गुलाबी हो गया था और इसलिए यह खबर चर्चा में रहा। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है गुलाबी रंग शैवाल की उपस्थिति और पानी के निम्न स्तर के कारण हो सकता है। अगला है पुलकट झील, आंध्र प्रदेश। भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी, देखिए मैंने एक अभी आपको कहा सांभर, दूसरी आई पुलिकट। दूसरी सबसे खारे पानी की झील या लैगून है। लैगून क्या है मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा। लैगून क्या होता है? मान लीजिए समुद्र की लहरें ऐसे करके आ रही हैं और यहाँ पर कोई एक चीज़, मान लीजिए कोई एक पेड़ की डाल पड़ी हुई है। ध्यान सुनिएगा, हुआ क्या, पेड़ की डाल है, कुछ भी है। अब पानी आया, इसको पार करता गया, तो यहाँ पर एक अवरोध उत्पन्न किएगा। ये अवरोध के साथ मिट्टी बालू आएगी और इसका आकार क्या होता जाएगा? ऊंचा होता जाएगा। ऊंचा होने के बाद भी पानी तो इसको पास करके इधर आता है। एक समय आएगा इसकी ऊंचाई बहुत हो जाएगी, पानी अंदर तो जाएगा लेकिन वापस नहीं जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगी? झील बन जाएगी। इसे कहते हैं लैगून निर्मित झील। तो श्रीहरिकोटा नाम के बड़े स्पिंडल के आकार का बैरियर द्वीप बंगाल की खाड़ी से इस झील को अलग करता है। यह द्वीप भारत के सफल पहले चंद्र अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-1 के प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के स्थान पर है, यानी वहीं आसपास है पुलिकट झील। अगली है लोकटक झील, उत्तर भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो इसके ऊपर तैरता है, जो लुप्त प्राय संगाई या मणिपुर ब्रो
एंटीलर्ड हिरण का अंतिम प्राकृतिक आश्रय है। यह 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक आर्द्रभूमि नामित है। इसका मतलब ये भी स्थान जो है वो वेटलैंड के रूप में, आर्द्रभूमि के रूप में नामित है। अगला है संसामकोट्टा झील, केरल। केरल की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। पीने के उपयोग के लिए आपको केवल यह याद रखना होगा, महत्वपूर्ण जो वनडे की एग्जाम के लिए, क्या कि ये कहाँ पर है, बाकी की जानकारी आपको बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। पीने के उपयोग के लिए झील के पानी की शुद्धता, झील के पानी में बैक्टीरिया का सेवन करने वाले कैपबोरस नामक लार्वा की एक बड़ी संख्या में उपस्थित होती है। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। भारत की सबसे लंबी झील, नोट करेंगे, भारत की सबसे बड़ी झील और सबसे लंबी झील अलग अलग है ना। तो भारत की सबसे लंबी झील और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस झील के एक हिस्से में आयोजित की जाती है। नोट करेंगे, बोट नौका दौड़यान कहाँ होता है? केरल में। केरल की नौका दौड़ जो पतली पतली नाव होती है उन पे दौड़यान होता है, वहाँ वेम्बनाड झील पे ही के एक हिस्से में होता है। अगला है चिल्का झील, कहाँ है? उड़ीसा में। यह भारत में सबसे बड़ा तटीय लैगून और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। यह खारे पानी का तटीय झील है। अगला देखिए, डल झील, जम्मू कश्मीर। डल झील श्रीनगर में एक झील है और पर्यटन के लिए कश्मीर के मुकुट का गहना या श्रीनगर का गहना के रूप में जाना जाता है। डल झील के किनारे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, नोट करेंगे, ट्यूलिप गार्डन है। डल झील के किनारे मुगल गार्डन, शालीमार बाग और निषाद बाग अवस्थित हैं। ये बहुत पेपर में पूछा था, डल झील के किनारे कौन से बाग हैं, इनमें से नहीं है। तो नल सरोवर झील, गुजरात। नल सरोवर झील और इसके आसपास के वेटलैंड्स को 1969 में एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अगला है त्योंगमो झील, सिक्किम। त्योंगमो झील या चांग झील पूर्वी सिक्किम की एक हिमाच्छादित झील है। झील गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए स्थल है, जिसमें झील के पानी के उपचारात्मक गुणों से लाभ प्राप्त करने के लिए सिक्किम के झाकरी झील क्षेत्र में इकट्ठा होते हैं। अगला भीमताल झील, उत्तराखंड। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जिसे भारत का झील जिला कहा जाता है। यह सी आकार की झील है। बारापानी झील, मेघालय। शिलांग में बारापानी या उमियन झील है। 1965 में झील का उद्गम भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पहली पन बिजली परियोजना उमियन मुत्रु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया। कहाँ पर? बारापानी झील पर। अगला है नैनीताल झील, गुर्दे का आकार या अर्धचंद्राकार, भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट कहे जाने वाले नैनीताल जिले में स्थित है। अगला है पेरियार झील, केरल। पेरियार झील 1895 में मुल्ला पेरियार नदी के पार बांध के निर्माण से बनी है। प्रसिद्ध हाथी अभ्यारण्य और एक बाघ अभ्यारण्य पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य पेरियार झील के किनारे स्थित। अगला हुसैन सागर झील। यह झील हैदराबाद में है, जिसे 1562 में हजरत हुसैन शाह वली ने इब्राहिम कुली क्यूब शाह के शासनकाल के दौरान बनवाया था। हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों को यही हुसैन सागर झील जोड़ती है। हुसैन सागर का एक प्रमुख आकर्षण 16 मीटर ऊंची झील के केंद्र में स्थापित रॉक ऑफ जिब्राल्टर, नोट करिएगा, रॉक ऑफ जिब्राल्टर पर 350 टन की अखंड बुद्ध प्रतिमा है, जो हुसैन सागर झील में बनाई गई है। अगला है सलीम अली झील, महाराष्ट्र। इसका नाम महान पक्षी विज्ञानी, प्रकृतवादी और भारत के बर्डमैन के रूप में प्रसिद्ध विज्ञान सलीम अली के नाम पर रखा है। सलीम अली सरोवर झील, जिसे सलीम अली तालाब के नाम से जाना जाता है, दिल्ली गेट के पास स्थित है, जो हिमायत बाग औरंगाबाद के सामने स्थित। ध्यान रखिएगा, सलीम अली पश्चिम बिहार जम्मू कश्मीर में, जबकि सलीम अली झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला कमर झील, कमरताल या काबरताल झील एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की ऑक्सबो झील है। ऑक्सबो झील किसे कहा जाता है? जिसमें कई सारी नदियां आकर मिलती हों लेकिन वापस पानी न जाता हो, है ना। अगला नक्की झील, राजस्थान। नक्की झील अरावली रेंज में माउंट आबू के भारतीय पहाड़ी स्टेशन में स्थित है। 12 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की राख को इस पवित्र झील में विसर्जित, नोट करिएगा, 12 फरवरी 1948 को जब गांधी जी की मृत्यु हुई 1948 में, तो उनकी अस्थियों को इसी नदी में प्रभावित किया गया था और गांधी घाट का निर्माण किया गया था। अगला है भोजसार झील, मध्य प्रदेश। ऊपरी झील के रूप में भी इसे जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ये कृत्रिम झील है, यानी मानव द्वारा बनाई गई झील है। अगला बुलर झील। अब आगे मतलब की चीज़,
भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। झील का बेसिन को टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप बना था और यह झेलम नदी द्वारा पोषित है। टेक्टोनिक माने तो दो प्लेटों के टकराने के कारण कोई भी अगर भ्रंश बन जाता, फॉल्ट बन जाता है, तो उस पर अगर पानी भर जाए तो उसे हम टेक्टोनिक गतिविधि से बनी झील कहते हैं। अगला अष्टमुड़ी झील, यह केरल के कोल्लम जिले में एक लैगून है। फिर लैगून मैंने भी आपको बताया। इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में पंजीकृत किया गया। अगला है पुलिकट झील, यह कोरोमंडल तट पर दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देखिए, पहली हमने कौन ली, सांभर, दूसरी कोलेरू और तीसरी आ गई कौन सी, पुलिकट झील। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित, इसलिए ऊपर नाम नहीं लिखा गया। श्रीहरिकोटा का द्वीप बंगाल की खाड़ी में इस झील को अलग करता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे किसके, झीलों के बारे में, है ना। अब बात करते हैं आज के देश के और राज्यों के बारे में। चलिए, आज का देश जो लिया है हमने दक्षिण कोरिया लिया है। जाने दक्षिण कोरिया के बारे में क्या है। दक्षिण कोरिया, राजधानी सियोल, मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन, आप वॉन रख सकते हैं। राष्ट्रपति है मून जे इन, महाद्वीप है एशिया, राष्ट्रभाषा है कोरियाई, जनसंख्या में स्थान 25वां और जीडीपी में स्थान 14वां, क्षेत्रफल में 108वां और राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने ये है ना। चलिए, अब आपके लिए अभ्यास का प्रश्न, उम्मीद है आप अच्छे से देंगे। ब्लैक लाइव्स मैटर बहुत चर्चा में है, बहुत चर्चा में, हर परीक्षा का प्रश्न बनेगा। ब्लैक लाइव्स मैटर नामक आंदोलन किस देश में चरम पर चल रहा है। कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील। बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए आपके पेपर का ही प्रश्न है और आ गया, आप परीक्षा का हल कर रहे हैं, 1 नंबर आपके कन्फर्म हो चुके हैं। तो आप इसको तैयार करके हमको जल्दी से दिखाएंगे, है ना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमें आप तक पहुंचाना था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो किसी के पास मत भेजिएगा, अपने पास ही नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, परीक्षाओं में आपके काम आएगा। और वो जो शेयर करना वो करना होता बिल्कुल मत करिएगा। आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप बाज़ार समोसा उसी दुकान लेने जाते हैं जो सबसे बेहतर समोसे बनाता है। तो अगर मेरे पास सबसे अच्छा क्षमता होगी आपको जोड़ पाने की तो आप मुझे ज़रूर सुनेंगे, और अगर नहीं क्षमता होगी तो मैं मान लूँगा कि मेरे सारे जितने बच्चे हैं वो जितने सक्सेस हो गए वो बहुत थे और बाकी को आवश्यकता मेरी नहीं थी, इसलिए उसने पढ़ने की आवश्यकता नहीं उठाई या जहमत नहीं उठाई। इसलिए आज इसी उम्मीद के साथ आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है आप सब सफल होंगे, और जो नहीं सफल होंगे तो उसके लिए मैं कल ही आपको बता चुका हूँ, वो मेरा जो मैं ना मैं तो कटना स्वाभाविक है। मैं की जगह हम शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तो हम आज इतना ही आपके लिए लेकर आए थे जो हमने आप तक पहुंचा दिया। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज फिलहाल जय हिंद।